चले भाई, जय हिंद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। ये सब चीजें मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज टू बी द पार्ट ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज यू हैव टू बी न्यूट्रल ऑन रिलीजियस ग्राउंड, कास्ट ग्राउंड्स एंड जेंडर ग्राउंड्स। भारतीय सेना का अंग बनने के लिए आपको धार्मिक आधार पे, जातिगत आधार पे और लिंग के आधार पे न्यूट्रल होना होगा। अगर हम बात करें आज का पर्टिकुलर वीडियो सेक्शन हमारा एनडीए और सीडीएस के बीच में बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि अगर हम बात करें एनडीए सेकंड और सीडीएस सेकंड दोनों के एग्जामिनेशंस आपके 14 सितंबर को कंडक्ट हो गए। एनडीए सेकंड का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया 1 अक्टूबर का, सीडीएस का कुछ ही दिनों में डिक्लेयर हो जाएगा। बच्चों की बड़ी क्वेरी है कि सर एनडीए के थ्रू ऑफिसर बनने में और सीडीएस के थ्रू ऑफिसर बनने में दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो आज हम एनडीए और सीडीएस के बीच में बेसिक डिफरेंस देखने वाले हैं, और दोनों के तहत अगर हम बात करें, आप भारतीय सेना में कमीशन्ड ऑफिसर्स बनाए जाते हैं, तो दोनों के प्रोसीजर में, ट्रेनिंग में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या डिफरेंस है। तो लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम इस वीडियो सेक्शन को। ये थंबनेल आप देख रहे होंगे, एनडीए सीडीएस। एनडीए में इधर नेशनल डिफेंस एकेडमी की फोटो लगी है, सीडीएस में दूसरी तरफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी की फोटो लगी है। इधर अगर हम बात करें, हमारा क्वेश्चन लिखा है विच वन इज बेटर, कौन सा बेहतर है, सीडीएस के थ्रू अधिकारी बनाए जाएंगे तो बेटर रहेगा कि एनडीए के थ्रू अधिकारी बनाए जाएंगे तो बेटर रहेगा। इसके अंदर हम इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, साथ ही साथ हम इनके एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करेंगे, हम इनके ट्रेनिंग और प्रमोशंस की भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए आइए तो फटाफट इस वीडियो को शुरू किया जाए ताकि आपके मन में जो भी क्वेरी है वो दूर हो सके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने वाले हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए। नेशनल डिफेंस एकेडमी में आखिर पहुंचने के लिए जो जितने स्टेजेस में आपका एग्जाम होता है, 3 स्टेजेस में होता है, उस एग्जामिनेशन में, रिटन एग्जामिनेशन में बैठने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी पात्रता क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें तो एनडीए में बैठने के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है, वो एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहले आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की गई है, या तो आप 12th अपीयरिंग होंगे या तो आप 12th पास होंगे। या तो आप 12th अपीयरिंग होंगे या तो आप 12th पास होंगे, तभी आप एनडीए जैसी प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन का रिटन एग्जाम दे सकते हैं। 12th अपीयरिंग का मतलब है अभी आप 12th में हैं, गए हैं 12th में, और तब आप इस एग्जामिनेशन को फिल कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन देंगे तब तक आपके एसएसबी की भी डेट्स आएगी, और फाइनली मतलब इसका जितना भी रिटर्न प्रोसीजर है जब तक कंप्लीट होगा आपका एनडीए का, तब तक 12th बोर्ड की मार्कशीट आपके हाथ में होगी। ठीक है, तो 12th अपीयरिंग और 12th पास दोनों बच्चे अगर हम बात करें एनडीए के लिए एलिजिबल होते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें इसकी एज लिमिट की, तो एनडीए में के एग्जामिनेशन में बैठने वाले बच्चों की जो एज होनी चाहिए वो 16.5 से 19.5 ईयर्स होनी चाहिए। जनरली ये बोला जाता है, मगर ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर हम बात करें, यूपीएससी जब भी अपना नोटिफिकेशन रिलीज करता है तो उस नोटिफिकेशन में अगर हम बात करें डेट ऑफ बर्थ दी जाती है, उनका मार्जिन दिया जाता है कि इस डेट ऑफ बर्थ से लेके इस डेट ऑफ बर्थ तक आपकी डीओबी आनी चाहिए, तब आप एनडीए के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मगर एक रफ आइडिया के तौर पे अगर हम बात करें, जनरली जो बोला जाता है 16.5 ईयर्स से लेके 19.5 ईयर्स तक की आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। तीसरी बात अगर हम बात करें, इसमें मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको पता हो तो 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था, और इस लैंडमार्क जजमेंट में इन्होंने विमेंस की एंट्री नेशनल डिफेंस एकेडमी में अलाउ की। हालांकि भारत सरकार इस चीज के अगेंस्ट थी, भारत सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंदु मल्होत्रा उतरी थी, मगर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने सारे
चीजों को दरकिनार करते हुए 2021 में गर्ल्स की एंट्री को नेशनल डिफेंस एकेडमी में अलाउ किया। तो अगर हम बात करें, पहले सिर्फ मेल की एंट्री होती थी, मगर अब हम बात करें मेल एंड फीमेल कैंडिडेट बोथ अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए। मैरिटल स्टेटस क्या होना चाहिए? अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स मांगे जाते हैं जनरली। देखिए, जब एज लिमिट ही हमारे 16.5 से लेके 19.5 तक है, और हमको पता है कि भारतीय संविधान के अनुसार एडल्ट 18+ वाला कहलाता है, तो इस एज ब्रैकेट में तो जनरली वैसे भी बच्चा अनमैरिड होता है। मगर फिर भी राजस्थान जैसे इलाकों में कहीं ना कहीं बाल विवाह आज भी चल रहा है, तो इसलिए लिखना पड़ता है। तो मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनमैरिड होना चाहिए। अगर आप इन चारों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जामिनेशंस को दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये जो एंट्री है, ये एंट्री आपके 12th लेवल की है। किसके लेवल की है? 12th लेवल की है। दैट मींस इंटरमीडिएट लेवल की है। किसकी है? इंटरमीडिएट लेवल की एंट्री है हमारी नेशनल डिफेंस एकेडमी की। ठीक है, आगे हम बाकी सारी चीजों की बात करेंगे कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में है क्या आखिर और किस तरीके से पहुंचा जाता है, सभी स्टेजेस की। मगर हमारा जो वीडियो है वो एनडीए और सीडीएस पे बेसिक डिफरेंस पे है, तो हम पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका 12th अपीयरिंग या 12th पास के बेस पे 12th लेवल पे ये आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है और ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दूसरी तरफ आपके सीडीएस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या? सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं कि सीडीएस मींस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, और ये हमारी ग्रेजुएशन लेवल की एंट्री है। कौन से लेवल की एंट्री है? ग्रेजुएशन लेवल की एंट्री है हमारी। ठीक है, तो देखिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए हमको? ग्रेजुएट चाहिए। और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर ईच एकेडमी, मतलब सीडीएस के थ्रू जब आप जाते हैं और एग्जामिनेशन को निकालते हैं, तो एग्जामिनेशन को निकालने के बाद 1 साल की आपकी प्री कमीशन ट्रेनिंग होती है। क्या होती है? 1 साल की आपकी प्री कमीशन ट्रेनिंग होती है, और ये प्री कमीशन ट्रेनिंग आपकी रेस्पेक्टिव एकेडमीज में होती है। अगर हम बात करें, आपको चूज करना पड़ता है कि आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, कि इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, कि इंडियन नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं, या ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून जाएंगे। अगर आप एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एयरफोर्स एकेडमी दिंडीगल हैदराबाद तेलंगाना जाएंगे। अगर आप इंडियन नेवल एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एजिमाला केरला जाएंगे। अगर आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप चेन्नई तमिलनाडु जाएंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पे जाएंगे तो आपका 1 साल का प्री कमीशन ट्रेनिंग होगी। आपने सीडीएस का एग्जामिनेशन निकाला, 1 साल की आपकी प्री कमीशन ट्रेनिंग होगी आपकी रिस्पेक्टिव एकेडमीज से। तो देखिए इसमें क्वालिफिकेशन क्या लिखा है? ग्रेजुएट, मगर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर ईच एकेडमी, हर एकेडमी के लिए एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। तो हम इन चारों एकेडमीज का देख लेते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाने के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, मगर ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से आपका हो सकता है अगर आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते। अगर आप एयरफोर्स एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहां पे अगर हम बात करें फिजिक्स एंड मैथ्स में, किसमें? फिजिक्स और मैथ में अगर हम बात करें, आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। और इंडियन मिलिट्री नेवल एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी बीटेक एंट्री जरूरी है। कौन सी एंट्री जरूरी है? बीटेक एंट्री जरूरी है, मतलब बीटेक आपको करना होगा, तब आप इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओटीए के लिए जा रहे हैं तो ओटीए के लिए आपको बता दूं कि किसी भी स्ट्रीम का, दैट मींस किसी भी फील्ड से आपका ग्रेजुएशन हो सकता है, और ये एकमात्र एंट्री है सीडीएस लेवल पे जहां पे मेल
और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों जा सकते हैं। कौन? मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स दोनों जा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्वालिफिकेशन में हमारा ग्रेजुएट लिखा है, मगर इन जनरल स्पेसिफिक देखेंगे तो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है ईच एकेडमी की। ठीक है, तो जब आप एग्जामिनेशन फिल करते हैं, उसका फॉर्म फिलअप करते हैं, तो आपको चॉइस लिखनी पड़ती है कि आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए जाना चाहते हैं, एयरफोर्स की, नेवल की, ओटीए। इसी तरीके से अगर हम बात करें, इसमें जो आपका एज लिमिट है, ये एज लिमिट भी हर एक एकेडमी के लिए अलग अलग है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए 19 से 24 साल तक है। ठीक है, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 19 से 22 है, मगर अगर हम बात करें जनरली ये आपका 23 भी बोला जाता है। मैंने कहा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जो अब नोटिफिकेशन रिलीज होता है, तो नोटिफिकेशन में अगर हम बात करें तो आपका क्या है, डेट ऑफ बर्थ दी जाती है, रेंज दी जाती है, उस डेट ऑफ बर्थ में आप अप्लाई करने चाहिए। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के लिए भी 20 से 24 साल है, मगर अगर हम बात करें ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए, किसके लिए? ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए जो आपका एज ब्रैकेट है वो 19 टू 25 ईयर्स है। दैट मीन्स 1 साल आपका बढ़ जाता है। ठीक है, बाकी सबके लिए आपका 24 साल है, मगर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए आपका 25 साल। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी भारत में सिर्फ एक ही है, दैट्स इन चेन्नई। और चेन्नई किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की राजधानी है। इससे पहले एक और ओटीए होता था जो गया बिहार में था, मगर ओटीए गया बिहार को 34th कैवेलरी के साथ मर्ज कर दिया गया, तो हमारे पास सिर्फ एक ओटीए रह गया। तो हम ओटीए की बात करेंगे कि ओटीए आखिर में है क्या। देखिए, अगर आप इन 3 एकेडमीज के लिए जाते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी, तो ये तीनों एकेडमीज आपको परमानेंट कमीशन ऑफर करती है। क्या ऑफर करती है? परमानेंट कमीशन ऑफर करती है। जबकि अगर हम बात करें, अगर आप ओटीए से जाते हैं, किससे जाते हैं? ओटीए से जाते हैं, तो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आप जाते हैं। किसके लिए जाते हैं? शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जाते हैं। ठीक है, मैं आपको फटाफट परमानेंट कमीशन और हम बात करें तो आपका परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन में बेसिक डिफरेंस आपको समझा देता हूं। ठीक है, किसमें बेसिक डिफरेंस आपको समझा देता हूं? परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन। कौन सा? परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन में अगर हम बात करें, बेसिक डिफरेंस आपको समझा देता हूं। ठीक है, अगर हम बात करें जो परमानेंट कमीशन होता है हमारा, देखिए, तो परमानेंट कमीशन में जो आपकी सर्विस होती है, फौज को क्या देते हो आप? सर्विस देते हो। इंडियन आर्म फोर्सेस को क्या प्रोवाइड करते हो? सर्विस प्रोवाइड करते हो। इसीलिए आप देखिए, जो आपके ऊपर सरकार टैक्स लगाती है वो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये देश में जो टर्शियरी सेक्टर है वो आपका सर्विस सेक्टर है, और सर्विस सेक्टर से अच्छा खासा इनकम टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये सर्विस के आधार पे इसको किया गया। इसमें अगर हम बात करें, आपकी सर्विस होती है अप टू रिटायरमेंट होती है। क्या होती है? अप टू रिटायरमेंट होती है। दैट मीन्स आपकी जो सर्विस है 60 से लेके 62 ईयर्स तक की आपकी सर्विस रहेगी इंडियन आर्म फोर्सेस में बतौर अधिकारी पद पे। आप शुरुआती दौर में जब जाते हैं तो आप लेफ्टिनेंट बनते हैं, आर्मी ज्वाइन करते हैं, फिर कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल। फिर उसके बाद अगर हम बात करें आप चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, फील्ड मार्शल का रैंक जो है वो ऑनरी रैंक है। वो क्या है? ऑनरी रैंक है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें, आप पूरी सर्विस आप अपनी खत्म करते हैं, और इस पूरी सर्विस खत्म होने के बाद आपको पेंशन बेनिफिट्स दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? पेंशन बेनिफिट्स दिए जाते हैं। मगर शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू जब आप जाते हैं, दैट मींस ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी को ज्वाइन करते हैं, यहाँ परमानेंट कमीशन के थ्रू आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी को ज्वाइन करते हैं, और शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी को ज्वाइन करते हैं। तो ऑफिसर, इसमें क्या होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन में? देखिए,
तो जो आपकी सर्विस है उसी को शॉर्ट कर दिया, नाम ही बता रहा है। तो अगर हम बात करें तो इसमें जो सर्विस होती है, इसमें जो सर्विस होती है इनिशियली आपकी 5 साल की होती है, फिर 4 साल आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और फिर 5 साल फर्दर एक्सटेंशन हो सकता है। दैट मीन्स 5 4 9 और 9 5, अगर हम बात करें 14 साल की आपकी सर्विस होगी। कितने साल की सर्विस होगी? 14 साल की सर्विस होगी। और इस 14 साल की सर्विस के बाद जब आप रिटायर करेंगे, आपको फौज से अपनी सर्विसेज आपकी बंद की जाएंगी, तो आपको पेंशन बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। क्या नहीं मिलेंगे? पेंशन बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। पेंशन बेनिफिट्स की जगह अगर हम बात करें, आपको ग्रेच्युइटी मिलेगी। क्या मिलेगी? ग्रेच्युइटी मिलेगी। ग्रेच्युइटी मतलब एक लमसम अमाउंट, एक मोटा अमाउंट जो आपको सर्विस के लिए दी जानी चाहिए। जैसे अग्निवीरों को भी पेंशन नहीं दिया जा रहा, उनको एक लमसम अमाउंट दिया जाता है। ठीक है, क्या दिया जाता है? एक लमसम अमाउंट दिया जाता है। तो यहाँ पे पेंशन बेनिफिट। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सर क्या 14 साल के बाद हम रिटायर कर जाएंगे? बिल्कुल रिटायर कर जाएंगे, मगर अगर इन केस रिक्वायरमेंट हुई फौज में और अगर हम बात करें उस रिक्वायरमेंट की क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं, तो आपकी सर्विस को परमानेंट कमीशन में ट्रांसफर करके आपको खींचा जा सकता है। ठीक है, और वो आपका परमानेंट कमीशन में कैसे तब्दील होंगे? वो आपकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स के आधार पे, वो आपकी ड्यूटी की सर्विस जिस तरीके से आपने की है, उन सब के आधार पे शॉर्ट सर्विस कमीशन वाला बंदा 14 साल के बाद भी परमानेंट कमीशन के लिए खींच सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन। क्योंकि आप सीधे तौर पे प्रेसिडेंशियल कमीशन से बनते हैं। किससे बनते हैं? प्रेसिडेंशियल कमीशन से बनते हैं। इस वजह से अगर हम बात करें, इसको परमानेंट कमीशन बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि आप क्या बनते हैं फौज में? एक तो प्रेसिडेंशियल कमीशन से जाते हैं और आपको जो रैंक दी जाती है वो कमीशन्ड ऑफिसर्स की होती है। किसकी होती है? कमीशन्ड ऑफिसर की रैंक होती है। ठीक है, एक रैंक होती है आपकी कमीशन्ड ऑफिसर, दूसरी रैंक होती है आपकी जेसीओ जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, और तीसरी होती है आपकी ओआर। अगर आप आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी जो रैंक शुरू होगी वो लेफ्टिनेंट से शुरू होगी, फिर आप अगर हम बात करें कैप्टन बनेंगे। क्या बनेंगे? कैप्टन, फिर मेजर, फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल। ठीक है, दैट मीन्स भारतीय सेना प्रमुख की जो रैंक होती है वो जनरल होती है। ठीक है, तो ये कमीशन्ड ऑफिसर कहलाते हैं। इनके नीचे इनकी मदद करने के लिए जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं, जिसमें अगर हम बात करें आपका सूबेदार मेजर होता है, सूबेदार होता है और नायब सूबेदार होता है। ठीक है, तो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर इनके नीचे आते हैं और इनके नीचे ओआर आते हैं, अदर रैंक्स, मतलब हवलदार, 3 फित्ती, नायक और लांस नायक। ठीक है, और नए नए जो भर्ती वाले जाते हैं उनकी एक भी फित्ती नहीं होती, वो सिंपली क्या होते हैं? वो सिंपली आपके जवान होते हैं। ठीक है, तो भाई कमीशन क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि आप सीधे प्रेसिडेंशियल कमीशन से जा रहे हैं सीधा। मैंने कहा ना, आपको हमेशा बताया है, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। ठीक है, हाँ, तो प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन के थ्रू, कमीशन के थ्रू जाते हैं, इसीलिए उसको आप कमीशन, परमानेंट कमीशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम वापस आ जाते हैं इस चीज पे। तो हम एनडीए और सीडीएस की बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे जा रहे थे। तो क्वालिफिकेशन हमने देखा, एज लिमिट देखी, फिर अगर हम बात करें इसमें जेंडर बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेल कैंडिडेट्स ही सिर्फ अलाउड हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी के लिए। ठीक है, इसमें ओटीए नहीं आएगा। अच्छा, ओटीए में तो मेल भी जाएंगे। ठीक है, मगर अगर हम बात करें ओटी, फीमेल्स के लिए सिर्फ ओटीए खुला है। क्या खुला है? फीमेल्स के लिए सिर्फ ओटीए खुला है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। बाकी फीमेल्स सीडीएस के थ्रू आईएमए, एयरफोर्स एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी में नहीं जा सकती है, सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जा सकती हैं। और शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए हमारे पास है ओटीए, चेन्नई, तमिलनाडु।
ठीक है। मैरिटल स्टेटस आपका अनमैरिड होना चाहिए। अनमैरिड इसलिए होना चाहिए क्योंकि मैरिड इंसान के दिमाग में बहुत कुछ घूमता रहता है, ठीक है, फिर वो टारगेट ओरिएंटेड नहीं रह जाता है। तो अनमैरिड फीमेल है। एक बच्चे ने सवाल किया था कि सर क्या भविष्य में शादी नहीं कर सकते, हमेशा अनमैरिड रहेंगे? नहीं, फौज आपको अविवाहित नहीं मरने देगी। फौज आपको शादी करने के लिए परमिट करती है, मगर वो ट्रेनिंग के बाद जब आप कमीशन ऑफिसर बन जाओगे तब जाके आप शादी करोगे, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी सीडीएस का है। एनडीए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देख चुके हैं। दैट मीन्स एनडीए और सीडीएस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो बेसिक डिफरेंस है वो एजुकेशन का है। ये 12th लेवल पे आपकी एंट्री है। कौन सी? एनडीए की जो आपकी एंट्री है वो 12th लेवल पे है, जबकि सीडीएस की जो आपकी एंट्री है वो ग्रेजुएशन लेवल पे है। कौन से लेवल पे है? ग्रेजुएशन लेवल पे है मान्यवर, ठीक है। और अगर हम बात करें 12th लेवल से जब आप जाएंगे तो नेशनल डिफेंस एकेडमी में आपका ग्रेजुएशन होगा। क्या होगा? ग्रेजुएशन आपकी फौज करवाएगी, डिफेंस मिनिस्ट्री करवाएगी। आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल का ग्रेजुएशन करवाया जाएगा। अगर आप नेवल एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो चौथे साल आपको इंडियन नेवल एकेडमी एजिमाला केरला भेज दिया जाएगा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री दी जाएगी जो देश का सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, ठीक है। कुछ लोग इसे गद्दारों की यूनिवर्सिटी बोलते हैं, मगर यही वो जेएनयू है जिससे हमारे सारे इंडियन आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स पास आउट होके निकलते हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएशन कंपलसरी है। तो यहाँ पे आप 12th करेंगे, फिर एनडीए में ग्रेजुएशन होगा, फिर 1 साल की आपकी प्री कमीशन ट्रेनिंग होगी और इस प्री कमीशन ट्रेनिंग के बाद फाइनली आप कमीशन्ड ऑफिसर्स बनाए जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ आपको समय लग रहा है ऑफिसर बनने में 3 साल। अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी से निकलते हो, अगर इंडियन नेवल एकेडमी से निकलते हो तो 4 साल। 4 साल के बाद 1 साल की प्री कमीशन ट्रेनिंग, तो 5 साल हो गए और फाइनली जाके आप बनेंगे कमीशन्ड ऑफिसर। दैट मीन्स लेफ्टिनेंट की रैंक आपको दी जाएगी अगर आर्मी ज्वाइन करते हो। और आर्मी में एक लेफ्टिनेंट एक प्लाटून को कमांड करता है और एक प्लाटून 40 जवानों की टुकड़ी को हेड करता है, ठीक है। 40 जवानों की जिंदगी 21 साल की उम्र में आपके हाथ में, आपके डिसीजन पे आ जाती है। और याद रखिएगा हर एक जवान इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये नहीं कि एक जवान मर गया कुछ हो गया, क्योंकि जब एक जवान मरता है तो सिर्फ एक जवान नहीं मरता, उसकी बीवी बेवा होती है, उसके बच्चे अनाथ होते हैं, उसकी पीढ़ियां गरीबी के दलदल में धकेल दी जाती हैं। तो किसी भी अगले पगले को ऑफिसर नहीं बनाया जा सकता। इसी और दूसरी बात, अगर हम बात करें भारतीय संविधान के मुताबिक एक ग्रेड का ऑफिसर बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। तो 12th लेवल पे क्या हो रहा है? जब नेशनल डिफेंस एकेडमी में आप जा रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन करवाया जा रहा है। ग्रेजुएशन करवाने के साथ आपको ट्रेन किया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है। फिर रेस्पेक्टिव एकेडमीज अपने तरीके से 1 साल की प्री कमीशन ट्रेनिंग देंगी, फिर आप कमीशन्ड ऑफिसर बनेंगे, आपको कमीशन किया जाएगा। जबकि सीडीएस के थ्रू, क्योंकि आप ग्रेजुएट तो ही हैं, तो 1 साल की प्री कमीशन ट्रेनिंग होगी और सीधे आप ऑफिसर बन जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ 1 साल लगता है अधिकारी बनने के लिए, यहाँ 5 साल का संघर्ष है, ठीक है। हाँ, अगर आप इंडियन नेवल एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, अदरवाइज 4 साल का संघर्ष है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी के लिए, ठीक है। तो ये हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा। आगे हम देखते हैं कि भाई क्या और क्या डिफरेंस है। तो हम अगर देखें तो एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो एग्जाम डेट की भी नहीं, अगर हम बात करें सबसे पहले हम रिक्रूटिंग एजेंसी की बात करते हैं, ठीक है। कि रिक्रूटिंग एजेंसी, क्योंकि यही तो रिक्रूट कर रहे हैं ना आपको, तो रिक्रूटिंग एजेंसी अगर हम बात करें एनडीए और सीडीएस दोनों के लिए जो रिक्रूटिंग एजेंसी हमारी वो यूपीएससी है। दैट मीन्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। और संघ लोक सेवा आयोग अगर हम बात करें एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जैसे अगर हम बात करें आपका, अगर मैं पूछूं कि नीट की रिक्रूटिंग एजेंसी कौन सी है, तो नीट की रिक्रूटिंग एजेंसी है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अगर मैं आपसे पूछूं सीजीएल
और जीडी जनरल ड्यूटी और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के लिए जो रिक्रूटिंग एजेंसी है वो कौन सी है? वो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तो 1975 में बना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, मगर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने का मतलब इसकी पावर और फंक्शंस ऑटोनोमस हैं, संविधान ने इसको बड़ी शक्तियां प्रोवाइड की हैं। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इतना ज्यादा क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है कि ये इसका पेपर 75 साल के इतिहास में ना आज तक लीक हुआ है, ना इसके डेट्स कभी पोस्टपोन हुई है, ना इसके क्वेश्चंस कभी रिपीट हुए हैं। कोरोना में आप देखिए दुनिया इधर से उधर हो गई, सारे घर के अंदर थे, मगर यूपीएससी ने अपना एग्जामिनेशन करवाया। 4 बच्चे बैठेंगे मगर बैठ के एग्जामिनेशन देंगे, क्योंकि देश में ऑफिसर्स की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि 142 करोड़ की आबादी वाले देश को महज 1 लाख ऑफिसर्स आपके चलाते हैं। तो ये वही यूपीएससी है जो आपके और भी एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट, फिर इसके बाद कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज और एनडीए, दैट मींस देश में ए ग्रेड के ऑफिसर बनाने का जो जिम्मा है वो यूपीएससी के पास है। किसके पास है? वो यूपीएससी के पास है, ठीक है। तो दोनों की रिक्रूटिंग एजेंसी यूपीएससी है, दैट मींस एग्जामिनेशन लेवल इतना आसान नहीं रहने वाला, ये मैं आपको समझा दूं। और देखिए जैसा मैंने कहा यूपीएससी एक क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो यूपीएससी जब एक क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है तो ये साल में अपना एनुअल कैलेंडर पहले ही रिलीज कर देता है कि नेक्स्ट ईयर एग्जाम कब होने वाले। मतलब इतने प्रॉपर डिसिप्लिन और डेडिकेशन से यूपीएससी रन करता है। एसआई, एसएससी और अगर हम बात करें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसी रिक्रूटिंग एजेंसी हो जाए तो देश में ये जो आंदोलन हो रहे हैं ये सब हो ही ना, है कि नहीं। तो आप देखिए इन्होंने 2026 का पहले ही बता के रखा हुआ है कि 12 अप्रैल को आपका एनडीए फर्स्ट 2026 का एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, क्योंकि साल में 2 बार एग्जामिनेशन एनडीए सीडीएस के कंडक्ट होते हैं, तो दूसरा एग्जामिनेशन आपका 13 सितंबर को कंडक्ट होगा। सिमिलर चीज जनरली सीडीएस और एनडीए का एग्जामिनेशन सेम डेट पे होता है, तो ये सेम डेट पे ही हो रहा है। सीडीएस फर्स्ट का एग्जामिनेशन आपका 12 अप्रैल को है और 13 सितंबर को सीडीएस सेकंड का है। सवाल आपका होगा कि सर ये तो एग्जाम होंगे मगर इनका जो फॉर्म फिलिंग प्रक्रिया है वो कब शुरू होगी? तो इनकी फॉर्म फिलिंग प्रक्रिया शुरू होगी दिसंबर में। 10 दिसंबर से मुझे लगता है आपके फॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है, और फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो आपकी 20 से 25 दिन का या जनवरी के फर्स्ट वीक तक का समय आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी एग्जामिनेशन डेट हो गई। फिर अगर हम बात करें इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की, किसकी बात करते हैं? एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। एनडीए और सीडीएस के एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें, देखिए एनडीए का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है 3 स्टेजेस में होता है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, ठीक है। स्टेज 1 अगर हम बात करें आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है। क्या होता है? रिटन एग्जामिनेशन होता है। कौन सा एग्जामिनेशन होता है? आपका रिटन एग्जाम होता है। स्टेज 2 होता है आपका एसएसबी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, और तीसरा स्टेज होता है आपका मेडिकल्स का। किसका होता है? मेडिकल्स का होता है, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन अगर हम बात करें आपका ओवरऑल 900 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 900 मार्क्स का होता है। इसमें पहला पेपर आपका मैथ्स का होता है 2.5 घंटे का, और मैथ्स का जो वेटेज है 300 है, ठीक है। दूसरा पेपर आपका जीएटी वाला सेक्शन है, जनरल एबिलिटी टेस्ट, और ये 600 मार्क्स का होता है। तो जोड़ लीजिए 600 और 300 900 हो गए। तो ओवरऑल आपका ये 900 मार्क्स का एग्जामिनेशन हुआ। सवाल उठता है कि जीएटी में सर हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? तो जीएटी में अगर हम बात करें आपका इंग्लिश आता है। क्या आता है? इंग्लिश आता है, जनरल स्टडीज आता है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, और यहाँ पे अगर हम बात करें जनरल साइंस आता है पीसीबी, इसको हम जीएस 2 लिख लेते हैं, ठीक है।
और इसी में तो ये आपका इंग्लिश का जो होता है पोर्शन, ये आपका 200 मार्क्स का होता है, जीएस का होता है 200 मार्क्स का, और जनरल साइंस का होता है 200 मार्क्स का। तो जीएटी वाला कितने का हो गया? 200, 400 और 600। मैंने कहा 600 मार्क्स का आपका जीएटी है। अगर इसी में आप मैथ ऐड कर देंगे तो मैथ आपका 300 मार्क्स का होता है। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि एनडीए के रिटन एग्जामिनेशन की जो बिल्डिंग है ये 4 पिलर्स पे खड़ी है। और आप चाहेंगे कि किसी एक सब्जेक्ट पे कमांड बना के एग्जाम निकाल लें तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैं आपको बता दूं यूपीएससी किसी भी सब्जेक्ट में 50% से ज्यादा आपको स्कोर करने नहीं देगा। इतना अच्छा खासा लेवल होता है पेपर का। दूसरी बात, मैथ्स और जीएटी दोनों में सेक्शनल कट ऑफ रहता है, ठीक है। ओवरऑल कट ऑफ तो 900 में से निकाला ही जाता है, 300 के आसपास वेरी कर रहा है हर साल, मगर सेक्शनल कट ऑफ भी है, मैथ्स और जीएटी में सेपरेट है, ठीक है। तो मैथ्स में जनरली 75 मार्क्स बोला जाता है, मगर पेपर की डिफिकल्टी लेवल पे वेरी करता रहता है। सिमिलर चीज जीएटी में होती है। किसमें होती है? जीएटी में होती है, ठीक है। और फाइनली फिर जब आप रिटन एग्जामिनेशन का कट ऑफ निकाल ले जाते हैं तो आपका आ जाता है एसएसबी। उसकी बात अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, ठीक है, 900 मार्क्स का। तो दैट मीन्स ओवरऑल जो मेरिट बनती है 900 प्लस 900 एसएसबी और रिटन एग्जामिनेशन को मिला के। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मेडिकल्स का कोई वेटेज नहीं है तो मेडिकल जरूरी नहीं है। मेडिकल जरूरी है। कोई आपके पास परमानेंट डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, कोई टेम्परेरी डिफॉर्मिटी है तो वो विद करेक्शन चलेगा, ठीक है। नॉर्मल फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए इसमें। बॉडी मास इंडेक्स आपका ठीक होना चाहिए, प्रॉपर आई विजन होना चाहिए, ठीक है। हाँ, क्योंकि यहाँ जवानों की एंट्री नहीं हो रही कि आपको 2.5 किलो का हाथ चाहिए सनी देओल की तरह और आपको पाकिस्तान का हैंडपंप उखाड़ के लाने को बोला जाएगा। यहाँ ऑफिसर है तो दिमाग की जरूरत। यही अगर आप कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के एग्जामिनेशन स्टेजेस की बात करेंगे, कितने स्टेजेस में एग्जाम कंडक्ट होता है, तो ये भी 3 स्टेजेस में होता है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, ठीक है। स्टेज 1 अगर हम बात करें आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, क्या होता है? रिटन एग्जामिनेशन होता है। स्टेज 2 आपका एसएसबी होता है और स्टेज 3 मेडिकल्स होता है। दैट मीन्स जैसे एनडीए का एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, सिमिलर लाइंस पे आपका सीडीएस का एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। रिटन एग्जामिनेशन अगर हम बात करें आपका 300 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? 300 मार्क्स का। किसके लिए? आईएमए के लिए, एयरफोर्स एकेडमी के लिए और इंडियन नेवल एकेडमी के लिए, जिसमें आपके 3 पेपर होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका इंग्लिश का होता है, फिर जनरल स्टडीज का होता है और फिर मैथ्स का होता है, ठीक है। अगर आप ओटीए के लिए जाएंगे, देखिए 100 का ये होता है, 100 का ये होता है और 100 का ये होता है, ठीक है। इंग्लिश और जीएस में 120 और 120 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर आप ओटीए के लिए जाएंगे, किसके लिए जाएंगे? ओटीए के लिए जाएंगे तो ओटीए में आपको मैथ्स का पेपर नहीं देना पड़ेगा। ओटीए के लिए सिर्फ 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा और वो पेपर होगा इंग्लिश और जीएस का, ठीक है। मैथ्स वाला पेपर नहीं देंगे आप, इसलिए यहाँ पे मैथ्स का पेपर लास्ट में रखा गया है, ठीक है। 4 से 6 का इनका शेड्यूल होता है मैथ्स के पेपर का। और ये एग्जाम आप निकालते हैं, फिर आप एसएसबी में जाते हैं, जिसकी अभी हम बात करेंगे, बाप ऑफ ऑल एग्जाम्स और फिर मेडिकल्स के लिए, ठीक है। तो ये एनडीए और सीडीएस के एग्जाम पैटर्न में डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैंने कहा जैसा 3 स्टेजेस में हो रहा है, तो हमने किसकी बात कर ली? हमने बात कर ली रिटन एग्जामिनेशन की। पर्टिकुलर स्टेजेस तीनों देखे, मगर हम स्पेसिफिक एसएसबी की बात करने वाले हैं, जो स्टेज 2 आता है, जिसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है। तो एसएसबी क्या है? जिसे बाप ऑफ ऑल एग्जाम्स बोला जाता है। अभी आपको पता है, आप सेना एक वेब सीरीज आई थी और इस वेब सीरीज में एक बंदा बोलता है कि मैं तो आईआईटी निकाला हुआ हूँ, मैं आईआईटी का प्रोडक्ट हूँ, मैं सीडीएस का एग्जामिनेशन एक बार में निकाल लूंगा। तो दूसरा बंदा उससे क्या बोलता है? कितनी आसानी से निकाल लेगा। रिटन एग्जामिनेशन में 6 से 8 लाख 10 लाख एस्पिरेंट्स हर साल बैठते हैं, 4 से 6 हजार रिटन क्वालिफाई करते हैं और फिर उसके बाद पहुंचते हैं एसएसबी में, बाप ऑफ ऑल एग्जामिनेशंस। एसएसबी एक दिन का नहीं, 5 दिन का थॉरो प्रोसेस है। 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज आपकी टेस्ट की जाती है,
फिर आपको मेडिकल्स के लिए रिकमेंड किया जाता है। ओवरऑल सीटें 300 अपर लिमिट के साथ है, दैट मीन्स सक्सेस रेट 0.05 से भी नीचे, ठीक है। तो एसएसबी मीन्स होता है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। क्या होता है? सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। सर्विसेज मतलब कौन सी सर्विसेज? तो इंडियन आर्म फोर्सेस में 3 सर्विसेज आती है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। इनके लिए जो बोर्ड बैठा है सिलेक्ट करने के लिए, जो बोर्ड बैठा है उसे हम सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बोल रहे हैं। जनरली बच्चे को आमतौर पे बताओ तो ये इंटरव्यू प्रोसेस है, मगर नहीं, ये एक इंटरव्यू प्रोसेस नहीं है, ये 5 डे का आपका थॉरो प्रोसेस है, जिसमें 5 डेज में आपकी 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज टेस्ट की जाती है, ठीक है। जैसे शादी करने के लिए कुंडली मिलाई जाती है, 36 गुण मैच किए जाते हैं, वैसे ऑफिसर बनने के लिए आपके अंदर 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज होनी चाहिए, तभी आप ऑफिसर बन पाएंगे। एक भी क्वालिटी मिसमैच हुई तो आप बाहर हो जाएंगे। इन क्वालिटीज में आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, सोशल एडेप्टेबिलिटी, इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये 5 दिन के प्रोसेस में आपके कुल मिला के अगर हम बात करें तो 15 टेस्ट होते हैं, जिन टेस्ट में फर्स्ट डे में OIR, PPDT, सेकेंड डे में अगर हम बात करें थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, फिर ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, फिर आपका GTO टास्क आते हैं, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, कमांड टास्क। तो अगर हम बात करें ये 5 दिन के प्रोसेस में आपकी 3 चीजें चेक की जाती है, मनसा, वचा और कर्मा। क्या क्या? मनसा, वचा और कर्मा। मनसा मतलब माइंड, कैसा आप सोचते हैं, ठीक है, पॉजिटिव है कि नहीं है, और जैसा आप सोचते हैं क्या वैसा ही आप बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन है दोनों में कि नहीं, और जैसा आप बोलते हैं क्या आप वैसे ही करते हैं, बिकॉज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ये तीनों संस्कृत के वर्ड थे, मनसा, वचा एंड कर्मा, और इन तीनों को चेक करने के लिए आपके जो ऑफिसर होते हैं, मनसा को चेक करने के लिए आपका साइकोलॉजिस्ट होता है। कौन होता है? साइकोलॉजिस्ट होता है। वचा को चेक करने के लिए IO, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, और कर्मा को चेक करने के लिए GTO होता है, ग्रुप टास्किंग ऑफिसर। एक्शन को चेक करने के लिए ग्राउंड में उतारा जाता है, वॉर लाइक सिचुएशन बना के दी जाती है, आपके जवानों के बीच में कोऑर्डिनेशन देखा जाता है, सारी चीजें देखी जाती हैं, उसको चेक करता है GTO, ग्रुप टास्किंग ऑफिसर, ठीक है। क्या है? ग्रुप टास्किंग ऑफिसर। ग्रुप में आप कैसा काम करते हैं। तो एसएसबी एक बहुत ही टाइटस प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे आपके टेस्ट आते हैं, जिसमें OIR, PPDT, पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, फिर आपका ग्रुप डिस्कशन, फिर आपका GTO में ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जैसे मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, कमांड टास्क, जैसे इतने सारे टेस्ट होते हैं। तो ये कोई नॉर्मल प्रोसेस आपका नहीं है, ठीक है। तो ये हमने देखा बेसिक डिफरेंस पूरा, और फिर आप मेडिकल के लिए जाते हैं। मैंने कहा मेडिकल में कोई हार्ड एंड फास्ट आपका रूल नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये हमने देखा NDA और CDS के बारे में। अब फाइनली उसी सवाल पे आते हैं कि सर विच वन इज बेटर, NDA बेटर है कि CDS बेटर है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताएंगे NDA बेटर है कि CDS बेटर है, और उसके पीछे रीजन देंगे, क्योंकि एक ऑफिसर रीजन देता है, ठीक है। ऐसे हवाई बात नहीं करेंगे, उसके पीछे क्या देंगे आप? रीजन देंगे कि NDA बेटर है कि CDS बेटर है। बाकी जवाब क्या होगा? ये जवाब होगा कि इनका कंपैरिजन है ही नहीं, इनका कंपैरिजन है ही नहीं। ये 12th लेवल की एंट्री है, कौन से लेवल की? इंटरमीडिएट लेवल की एंट्री है, और ये ग्रेजुएशन लेवल की एंट्री है। तो कोई कंपैरिजन है? विच वन इज बेटर? अगर ये NDA
वर्सेस आपका नीट होता, दोनों 12th लेवल की एंट्री है, तब हम कह सकते थे विच वन इज बेटर। मगर सीडीएस के थ्रू भी आप ऑफिसर बनाए जा रहे हैं, एनडीए के थ्रू भी ऑफिसर बनाया जा रहा है। एनडीए में आपके 3 से 5 साल का समय लग रहा है, सीडीएस में सिर्फ 1 साल का समय लग रहा है। प्री कमीशन ट्रेनिंग के बाद सीधे कमीशन ऑफिसर बना दिए जा रहे हैं। तो दोनों में कोई इस तरीके का डिफरेंस, बस यही है कि एनडीए के थ्रू आपको आईएमए में पहुंचने के लिए 4 साल का संघर्ष लगेगा। 4 साल बाद आप 3 साल बाद आप आईएमए पहुंचेंगे, 1 साल की प्री कमीशन ट्रेनिंग होगी, फिर ऑफिसर बनाए जाएंगे। और सीडीएस वाले डायरेक्ट इंडियन मिलिट्री एकेडमी पहुंचेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने सभी दोस्तों के पास जो डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं उनके पास भेज सकते हैं। और मैं दूसरी बात आपको बताना चाहूँ, ब्रिगेडियर प्रताप डिफेंस एकेडमी जो प्रयागराज में ओनली ऑफिसर्स कार्डर एकेडमी है, ओनली मतलब ओनली, जो सिर्फ अधिकारी पद पे जाने के लिए जो एग्जामिनेशन होते हैं उनकी तैयारी करवाता है, जिसमें हमारा एनडीए है, सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट और एफकेट के एग्जामिनेशन है। यही 4 एग्जामिनेशन की हम तैयारी करवाते हैं और एक विजन के तहत ये तैयारी होती है। तो हमारे एनडीए और सीडीएस के बैचेस हमारे रन करना शुरू कर रहे हैं। 2026 एनडीए फर्स्ट और सीडीएस से फर्स्ट को टारगेट करते हुए। तो हमारे एनडीए के जो ऑफलाइन बैचेस हैं एनडीए 1 2026 के, वो शुरू हो रहे हैं 16 अक्टूबर से। और अगर हम बात करें हमारे सीडीएस 1 2026 के जो बैचेस रन कर रहे हैं वो 24 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। तो तैयारी करने में लेट मत करिएगा। और दूसरी बात, जिन बच्चों का एनडीए का रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आया, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज अगर वो असफल हुए हैं तो आपको याद होना चाहिए कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो तुम, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती हुई दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगर आप असफल हुए हो तो सफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। अब कमी रह गई है तो दैट मीन्स कमी तो रह गई। तो ये कैसे आपका करेक्ट होगा? या तो आप खुद से कर सकते हैं, बेहतर है, अदरवाइज कोचिंग इंस्टीट्यूशन एकेडमीज का इसमें बड़ा वाइटल रोल होता है। क्योंकि हर बच्चे जब अपने आप को आईने में देखता है तो उसको लगता है कि मैं एकदम सही हूं, मुझ में कोई डिफेक्ट नहीं है। जब सामने वाला देख के बताता है तब समझ में आता है कि नहीं नहीं ये डिफेक्ट है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं टाइम बाउंड मैनर में आपको तैयारी करना बहुत जरूरी है। तो इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन एकेडमी मैं कह रहा हूं, और बेहतरीन बहुत सोच समझ के कह रहा हूं, क्योंकि अगर हम बात करें बेस्ट फैकल्टीज की टीम है हमारे पास। फ्री लाइव क्लासेस आपके डेली बेसिस पे 12:30 से लेके 5 बजे तक चलती हैं। आप उन क्लासेस को देख के आप इवेल्युएट कर सकते हैं। और अगर आपको क्लासेस पसंद आती है और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं और अपनी सीट्स को बुक कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास एक बैच की जो स्ट्रेंथ होगी 40 स्टूडेंट्स ओनली, उसके बाद हम परमिट नहीं करेंगे। बाकी सब बोलते हैं हम करते हैं। ठीक है, 40 मीन्स 40 लिमिटेड सीट्स। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।